अगले सीन पे आते हैं, एक्ट 4 आ गया। द सीन इज ऑल्सो सेट इन द फॉरेस्ट ऑफ एरडन एंड रोजालिंड इज सीन इंगेज इन कन्वर्सेशन विद द मेलंकली जेकस। अब रोजालिंड और जेकस की बातचीत हो रही है। जेकस को बोलता है मेलंकलिक जेकस। क्यों बोला है मेलंकलिक जेकस? हाँ, ये उदास रहता है, एक फिलोसोफर टाइप का, हर चीज़ में दुख ढूंढ लेता है। वो 7 एजेस ऑफ मैन इसी नहीं तो गाया है, और वो एक मेलंकलिक सॉन्ग है। वो मेलंकलिक का मतलब है एक दुख ढूंढ रहा है। वो बता रहा है कि आदमी की ज़िंदगी कैसी होती है, पैदा होता है, ये करता है, वो करता है, लास्ट में मर जाता है। जेकस इस प्ले का बहुत ही इंपॉर्टेंट पात्र है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीचेस भी हैं इसकी, आगे अपने करेंगे एक्सप्लेनेशन में। जेकस डिस्कसेस मेलंकली एंड इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स। जेकस मेलंकली को डिस्कस करता है उसके सामने, और उसके कारण और उसके प्रभावों को बताता है। ही टेल्स हर दैट हिज मेलंकली इज यूनिक। वो कहता है उसकी मेलंकली बड़ी यूनिक है, एंड समथिंग ऑफ हिज ओन, और उसकी खुद की है। दैट इज कंपाउंडेड ऑफ मैनी थिंग्स एंड ड्रॉन फ्रॉम मैनी ऑब्जेक्ट्स। और वो जो मेलंकली है उसकी कई चीज़ों से मिलकर बनी है, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखने के बाद हुई है। एंड डिफरेंट थिंग्स दैट ही ड्रू फ्रॉम ड्यूरिंग हिज ट्रैवल, क्योंकि उसने बहुत ट्रैवल किया दुनिया में, और दुनिया में घूमने के बाद उसको यही लगा कि दुनिया में दुख ही दुख है। बहुत ही एक्सपीरियंस आदमी है ये। रोजालिंड टेक्स हिम लिटरली एंड टेल्स हिम दैट then he has a great reason to be sad, as he has sold his own lands to procure money to go and see the foreign places, which is equivalent to having rich eyes but poor hands. अब रोजालिंड उसको कहती है कि ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि तुमने घूमने के लिए अपनी सारी ज़मीन बेच दी, अपने खेत बेच दिए, अब तुमने उन पैसों का प्रयोग घूमने के लिए कर लिया, तो अब तुम्हारी आइज़ तो रिच हो गई हैं, लेकिन हैंड्स तुम्हारे पुअर हो गए हैं। आइज़ रिच होने का मतलब तुमने दुनिया तो देख ली है, लेकिन हाथों में अब कुछ भी नहीं रहा तुम्हारे, तुम गरीब हो गए हो। ऑरलैंडो एंटर्स लेट बाय एन आवर। अब ऑरलैंडो आता है, वो कितनी देर, 1 घंटा लेट आता है वो। एंड बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ रोजालिंड स्कोल्डिंग। अब फिर रोजालिंड उसको डांट लगाती है, तुम लेट क्यों हो गए। शी इज पीव्ड एंड एंग्सियस एट हिज अनपंक्चुअलिटी। वो ऑरलैंडो की अनपंक्चुअलिटी से नाराज है, गुस्सा है और चिंतित भी है। एंड हर आउटबर्स्ट इकोज हर रियल फीलिंग। और जब वो डांट लगाती है तो हमें उसकी फीलिंग्स का पता लगता है कि वास्तव में कितना प्यार करती है उससे। वी विटनेस रोजालिंड्स डैजलिंग विट इन हर क्लासिकल एल्यूजन। और जब रोजालिंड उससे बात करती है ना, तो उसकी बातों से हमें उसके नॉलेज का पता लगता है कि रोजालिंड कितनी विटी पर्सन है, क्योंकि वो बात बात में उदाहरण देती है, ऐसे ऐसे क्लासिकल एल्यूजन देती है। वो एल्यूजन आपको बताया ना मैंने, किसी, हाँ, मतलब उदाहरण देना बोलते हैं उसको। जो आदमी पढ़ा लिखा होता है ना, वही तो उदाहरण देता है कि उस नाटक में ऐसा हुआ, उस कहानी में ऐसा हुआ, उस बुक में ऐसा लिखा हुआ है, ये उदाहरण होते हैं। सो मच इज शी इन लव विद हिम दैट शी वुड प्रेफर टू बी वूड बाय ए स्नेल एज ही कैरीज हिज हाउस विद हिम, इम्प्लाइंग दैट शी वुड प्रेफर टू बी विद हिम ऑल द टाइम। तो वो ऑरलैंडो को स्नेल से कंपेयर करती है कि काश तुम स्नेल होते और मैं तुम्हारे साथ ही रहती हमेशा। स्नेल एक ऐसा जानवर होता है जो अपने घर में रहता है, अपना घर हमेशा साथ ही लेके चलता है, घोंगा घोंगा घोंगा, और वो चलता भी बहुत धीरे है। तो वो ऑरलैंडो को कहती है कि अगर तुम स्नेल भी होते ना तो मैं तुम्हारे साथ रहती, क्योंकि स्नेल का भी अपना एक घर होता है, काश तुम स्नेल होते तो कोई बात नहीं थी। शी इज ऑल्सो क्वाइट रियलिस्टिक व्हेन शी टेल्स ऑरलैंडो दैट नोबडी हैज एक्चुअली डाइड फॉर लव सो फार इन द होल वर्ल्ड। और वो बड़ी रियलिस्टिक भी है इस मामले में, जब वो ऑरलैंडो को ये कहती है कि आज तक प्यार में कोई मरा तो नहीं है। ऑरलैंडो उनकी बातचीत होती है ना, तो ऑरलैंडो ने कहा होगा कि मैं तो मर भी सकता हूँ तुम्हारे लिए, तो वो कहती कि ये तो तुम छोड़ दो, हिस्ट्री उठा के देख लो, दुनिया में आज तक प्यार के लिए कोई किसी के लिए मरता नहीं है, कोई जान नहीं देता है। ये रोजालिंड की वार्तालाप है, इसको आप एक बार छोड़ो, ये अपने एक्सप्लेनेशन में करेंगे। ये यहाँ से देखा, मैन आर अप्रैल व्हेन दे वू, ये इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, छोटी सी देख लेते हैं। मैन आर अप्रैल व्हेन दे वू, वो आदमियों की आलोचना करती है कि आदमी जब वू करते हैं तब तो वो अप्रैल जैसे होते हैं, सुहाने सुहाने होते हैं। दिसंबर व्हेन दे वेड, जब शादी कर लेते हैं तो दिसंबर जैसे कोल्ड हो जाते हैं, रुखे हो जाते हैं। मेड्स आर मे व्हेन दे मेड्स, और औरतें जब तक कुंवारी होती हैं तब तक वो मई महीने की तरह होती है। मई का महीना बड़ा खुशनुमा होता है इंग्लैंड में, यहाँ तो गर्मी होती है, इंग्लैंड में गर्मियों में बड़ी खुशनुमा होती है क्योंकि ज़्यादा गर्मी नहीं होती। बट द स्काई चेंजेस व्हेन दे आर वाइफ्स, परंतु सब कुछ बदल जाता है जब वो वाइफ बन जाती है। तो ये सारे जो है ना इन्जॉयमेंट, ये शादी से पहले ही है, जब शादी हो जाती है ना तो सब खत्म हो जाता है, नए सिरे शुरू होता है सब कुछ। पीछा करने में ही मज़ा होता है, पाने में मज़ा नहीं होता है, ये फिलोसफी है। इन हर लव परेड्स टू आउट टू ऑरलैंडो सी रेल्स एट वुमन डिक्राइंग एंड बीइंग हाइपरक्रिटिकल ऑफ वुमन। अब यहाँ एक और आयरनी ये होती है कि वो खुद औरत होकर के औरतों की ही आलोचना करती है कि जब लड़कियां प्यार में हो जाती ना तो वो कहती है कि वो मूर्खतापूर्ण हरकतें करती हैं, इसलिए वो आलोचना करती है औरतों की। सीलिया रिव्यूक सर आफ्टर ऑरलैंडोज डिपार्टर, जब ऑरलैंडो चला जाता है तो सीलिया उसको रिव्यूक करती है। रिव्यूक करने का मतलब उसको भला बुरा कहती है। यू हैव सिंपली मिस यूज आवर सेक्स इन योर लव परेड, तो वो कहती है कि तुम अपने लव परेड में, लव परेड का मतलब होता है लव की आलोचना करना वाला भाषण। टाइरेड हमने लिखा था ना, टाइरेड निंदा भाषण, ये लव परेड बस वो अभी जिसमें प्यार की निंदा की जाती है वो लव परेड है। तो वो कहती तुम प्यार की तो आलोचना कर रही थी, परंतु तुमने हमें भी मिस यूज कर लिया, औरतों को भी। औरतों की तुमने आलोचना क्योंकि तुम खुद एक औरत हो। तो यहाँ रोजालिंड के कैरेक्टर की बड़ी खासियत देखने को मिलती है कि वो लड़का बन जाती है, कभी लड़की बन जाती है, कभी लड़के की फीलिंग्स क्यों करती है, कभी लड़की की करती है।
द लव प्लॉट इज एडवांस्ड इन दिस सीन व्हेन डिस्गाइज्ड रोजालिंड बिड्स ऑरलैंडो टू कोर्ट हर एज हर लवर। तो यहाँ पे जो लव का जो प्लॉट है वो इस सीन में आगे बढ़ता है जब डिस्गाइज्ड रोजालिंड ऑरलैंडो को एज ए लवर बिड करती है। रोजालिंड इमर्जेस एज बोल्ड असर्टिव एंड डेयरिंग वुमन। रोजालिंड को हम पाते हैं एक बोल्ड असर्टिव और डेयरिंग वुमन के रूप में। असर्टिव होता है जो अपनी बात को मजबूती से रखता है, दबंग आदमी जो होता है। एंड डज नॉट माइंड टू रेल हर ओन सेक्स, और वो खुद को भी यानी खुद के सेक्स को भी वो आलोचना करती है, यानी औरतों को भी आलोचना करती है वो, ऐसा नहीं आदमियों की आलोचना कर रही है। टू शेक अप ऑरलैंडो विच मेक सिलिया कमेंट यू हैव सिंपली मिसयूज्ड आवर सेक्स इन योर लव प्लेट। रोजालिंड्स लव फॉर ऑरलैंडो इज सिंसियर एंड अनडिनाइबल। रोजालिंड ऑरलैंडो से बहुत सिंसियरली प्यार करती है, इस बात से मना नहीं किया जा सकता। बट शी इज रियलिस्टिक टू नो दैट मोस्ट ऑफ द लव स्टोरीज वर प्रॉम्प्टेड बाय एक्सजरेशंस एंड रोमांस देन ट्रूथ। और वो रियलिस्टिक भी है, वो ये कहती है कि ज़्यादातर लव स्टोरीज जो होती है ना उनमें एक्सजरेशन ही होता है और कुछ नहीं है। एक्सजरेशन क्या होता है? अतिशयोक्ति, बड़बोलापन, उसमें बड़बोलापन होता है और कुछ नहीं होता है, सच्चाई नहीं होती है। ओके, इतना बहुत है। कल हम एक्ट 4 सीन 2, दिस इज अनदर सीन इन अनदर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। ये जंगल के किसी दूसरे पार्ट का सीन है। जेकस टेल्स वन ऑफ द लॉर्ड्स हु हैज किल्ड ए डियर टू प्रेजेंट इट टू द ड्यूक विद ड्यू सेरेमनी। तो जेकस किसी एक दरबारी को, एक लॉर्ड को जिसने अभी अभी एक हिरण मारा है, उसको कहता है कि इसको तुम ड्यूक को दे दो सेरेमनी के साथ, थोड़ा सा गाजे बाजे के साथ। He also elicits a song from a forester on the theme of cuckoldry। और वो एक गाना भी उससे सुनता है, उसको कहता है गाना गाने के लिए, और थीम होती है ककोल्ड्री की, उस गाने की थीम। ककोल्ड्री क्या होती है? ककोल्ड वो आदमी होता है जिसकी बीवी किसी दूसरे के साथ प्यार करती है, जिसकी बीवी का अफेयर दूसरे के साथ हो ना, तो उस आदमी को कहते हैं ककोल्ड। ककोल्ड्री फिर यही हो गया, बेवफाई की थीम। हिंदी में क्या कहेंगे फिर ककोल्ड को? द सीन इज ब्रीफ एंड अपरेंटली इररिलेवेंट। तो ये ब्रीफ है सीन, छोटा सा सीन है और इसका कोई ज़्यादा महत्व भी नहीं, इररिलेवेंट है ये प्ले से, बस इसमें एक गाना है ये ककोल्ड्री की थीम पे, ये अपने आगे पढ़ लेंगे। हाउएवर द थीम ऑफ लव इज सेपरेटली डेवलप्ड हियर। द सॉन्ग हैज इट्स ओन रिलेवेंस। सॉन्ग का अपना महत्व अलग है। जैसे फिल्मों में गाने आते हैं ना एंटरटेनमेंट के लिए, वैसे इन प्लेज में ये सॉन्ग भी रखते थे बीच बीच में। स्टेज पे जब प्ले होता था तो बोर्डम को दूर करने के लिए कोई ना कोई सॉन्ग, कोई गाना आ जाता था। द प्रपोजल टू प्रेजेंट द ड्यूक विद द डियर्स हॉर्न्स प्रेजेंट्स द ओल्ड बैंटर अबाउट द ककोल्ड्री। तो जो ड्यूक को हिरण के हॉर्न देने थे, हिरण के सींग जो देने थे, उसके पीछे एक ककोल्ड्री की थीम छुपी हुई है। एंड हैज़ बीन द सब्जेक्ट ऑन क्वाइट ए फ्यू ओकेजन बिटवीन टचस्टोन एंड रोजलिंड। और इस तरह की थीम पर टचस्टोन और रोजलिंड के बीच में काफ़ी बातचीत भी पहले हुई है। अगले सीन पे आते हैं, एक्ट 4 सीन 3। रोजलिंड रिसीव्स द लव लेटर फ्रॉम फीबी थ्रू सिल्वियस। रोजलिंड को लव लेटर मिलता है फीबी का लिखा हुआ, और किसके थ्रू मिलता है? सिल्वियस से। ये कहानी याद है ना आपको, सिल्वियस और फीबी की। सिल्वियस फीबी से प्यार करता है, फीबी रोजलिंड से प्यार करती है, गैनीमेड से, और वो सिल्वियस को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन शर्त यह है कि उसको उसके प्रेम पत्र गैनीमेड को देके आने पड़ेंगे। अब सिल्वियस लेके आया है बेचारा, उसके अपनी प्रेमिका का प्रेम पत्र किसी और के लिए लेके आया है। ऑरलैंडो इज वंस अगेन लेट, और ऑरलैंडो फिर लेट हो जाता है, और बार लेट जाता है ना। ही हैड सॉट रोजालिंड्स लीव फॉर 2 hours टू अटेंड टू द ड्यूक। उसने रोजालिंड से 2 घंटे की छूट मांगी है। क्यों? क्योंकि उसको ड्यूक से कोई मिलना था, काम होगा। ड्यूक कौन है? उसका पापा ही तो है, रोजालिंड का। शी रिव्यूज सिल्वियस फॉर लविंग ए वुमन हु एक्सप्लॉइट्स हिम इन सच ए मैनर। अब रोजालिंड सिल्वियस को रिव्यू करती है, डांटती है कि वो एक ऐसी औरत को प्यार करता है जो उसको एक्सप्लॉइट कर रही है, और इसने एक बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट कर रही है। एक्सप्लॉइट करने का मतलब शोषण करना किसी का, किसी से ज़रूरत से ज़्यादा ही काम निकलवाना। एंड आस्क्स हिम टू गो बैक एंड टेल हर टू लव हिम इफ शी रियली लव्स रोजलिंड। और वो उसको, सिल्वियस को कहती है कि तुम अपनी प्रेमिका के पास जाओ और उसको ये कहो कि वो तुम्हें ही प्यार करे। अगर वो रोजालिंड से प्यार करता है, यानी गैनीमेड से अगर प्यार करती है, तो गैनीमेड को छोड़ करके तुम्हें प्यार करे वो। सिल्वियस इज बिवाइल्डर्ड टू नो द कंटेंट्स ऑफ लेटर विच ही अर्लियर। सिल्वियस को जब पता लगता है कि लेटर में क्या लिखा हुआ है, तो वो बिवाइल्डर्ड हो जाता है। बिवाइल्डर होने का मतलब थोड़ा सा परेशान हो जाता है, अक्का बक्का रह जाता है। अर्लियर के बाद एक लाइन मिस है मेरे ख्याल से, हैड टेकन टू बी ए सीवियर स्कोल्डिंग फ्रॉम हर। उसको उससे डांट भी खाने को मिलती है रोजलिंड से।
ओलिवर एंटर्स मेकिंग इंक्वायरीज अबाउट द प्लेस रोजालिंड एंड सिल्विया आर लिविंग इन। तभी वहाँ ओलिवर आ जाता है। ओलिवर पता ही आपको कौन है? कौन है? ऑरलैंडो का भाई, जो उसका दुश्मन था, है ना, जिसने ऑरलैंडो की केयर नहीं की कभी और उसको कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया, वो आ जाता है अचानक से। और वो वहाँ इंक्वायरी करता है, पूछताछ करता है कि रोजालिंड और सिलिया कहाँ रह रही हैं, क्योंकि वो रोजालिंड और सिलिया को पहचान नहीं सकता। हालांकि सिलिया तो उसकी बेटी है ना, और रोजालिंड उसकी कजिन है, कजिन नहीं नीस है, भतीजी है। अब क्योंकि रोजालिंड होती है गैनीमेड के रूप में और सिलिया होती है एलिना के रूप में, तो वो उनको पहचान नहीं पाता और उन्हीं से पूछता है कि वो कहाँ रह रही हैं दोनों। He hands over a bloody napkin to Rosalind and tells the whole story how Orlando, to keep an appointment with Rosalind, was returning when he spotted a wretched man with overgrown beard waiting to be attacked by a hungry lioness. सर आपने भी बोला ओलिवर की बेटी। नहीं, ओलिवर की नहीं, ड्यूक की थी। हाँ, ड्यूक फ्रेडरिक की थी, सही। ये नहीं जानता उनको, सही बात है, थोड़ा मिक्सअप हो जाता है ना, काफ़ी कैरेक्टर्स हैं। हाँ, वो ड्यूक की बेटी थी ना, रोजालिंड और सिलिया। सिलिया ड्यूक की बेटी थी, हाँ, और रोजालिंड उसकी नीस थी। ओलिवर अब बताता है उसको सारी चीज़ें। पहले तो उसको एक ब्लडी नैपकिन देता है, खून से सना हुआ रुमाल देता है रोजालिंड को, और पूरी स्टोरी बताता है कि किस तरह से ओरलैंडो जो तुम्हारी तरफ ही आ रहा था, वो बताता है वो कि ओरलैंडो आ रहा था, लेकिन उसने रास्ते में एक रेच्ड मैन को देख लिया। रेच्ड मैन यानी दुष्ट आदमी को देख लिया, जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और उस पर एक भूखी शेरनी हमला करने वाली थी। वो कहानी बता रहा है वो। A snake had coiled itself around the miserable man and was waving about his mouth dangerously. When seeing Orlando, it uncoiled itself and slithered away into the bush where the lioness was in waiting. और उसी आदमी को एक सांप ने अपने कोयल में फंसा लिया था। सांप या अजगर जो होता है ना, वो कोयल बना लेता है, कोयल होती है गोल गोल जिसको कहते हैं ना, वो घुमावदार घेरा बना लेता है और उसको मार देता है ना कस के। तो वो ये कह रहा है कि उस आदमी को एक स्नेक ने पहले तो कोयल कर लिया और वो उसको मारने ही वाला था कि ओरलैंडो को देख करके वो सांप भाग गया, लेकिन वहीं एक शेरनी भी बैठी थी जो उसको खाने के लिए तैयार थी। ओरलैंडो रिकॉग्नाइज्ड दैट मैन टू बी हिज ओन इविल ब्रदर। ओरलैंडो तभी पहचान जाता है कि ये तो उसका वही दुष्ट भाई है, विच हैड प्लॉटेड टू किल हिम, जिसने उसको मारने की भी साजिश रची थी। ओलिवर ने ओरलैंडो को मारने की कोशिश की थी ना एक बार, जलाने की, वो उसके नौकर बताता है उसको, एडम ने बताया था। He turned away from him twice, but his compassion and love for his brother proved to be more than his hatred. ओरलैंडो को जैसे ही पता लगता है कि तो मेरा दुष्ट भाई है जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी, तो वो कोशिश ये करता है कि एक बार उसको ना बचाए, उसके दिमाग में आता है। लेकिन उसका अपने भाई के प्रति जो प्रेम है, कंपैशन और लव था, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साबित हुआ उसकी नफरत के बजाय। तो उसने डिसाइड क्या किया कि बचा ही लेता हूँ। He gave a fight to the lioness and killed it. तो उसने लॉयनेस से साथ लड़ाई की, उसको मार दिया। The episode changed Oliver completely and the two brothers wept in arms and told each other their stories. और इस घटना ने ओलिवर को कम्प्लीटली चेंज कर दिया और दोनों भाई गले लग के रोए और अपनी अपनी कहानियाँ बताई, क्या क्या हुआ उनके साथ। Orlando did not realize that some part of the flesh from his arm had been bitten away. ओरलैंडो को उस समय ये नहीं पता लगा कि लड़ाई के दौरान जब वो शेरनी से लड़ रहा था तो उसकी बाजू का कुछ हिस्सा कट गया था, खा लिया था शेरनी ने। एंड द वुंड हैड बीन ब्लीडिंग ऑल दिस वाइल, और इस दौरान खून भी बहता रहा उस घाव से। ही फेंटेड बट टुक द नेम ऑफ रोजालिंड इन हिज अनकॉन्शियस स्टेट। वो बेहोश हो गया, लेकिन अपनी बेहोशी की हालत में वो कौन सा नाम बोल रहा था? रोजालिंड का। ऑन रिकवरिंग ही सेंट हिम देयर टू रिकाउंट हिज स्टोरी टू देम एंड बेग पार्डन फॉर नॉट बीइंग एबल टू कीप हिज प्रॉमिस। और जब वो थोड़ा रिकवर हुआ तो उसने मुझे भेजा यहाँ पे कि तुम्हारे को आके बताए कि क्या हुआ है उसके साथ, और मेरी तरफ से माफ़ी भी मांग ले कि वो अपना वादा नहीं निभा पाया। कौन सा वादा? आने का, टाइम पे पहुँचने का। Rosalind swoons on hearing this and on coming to senses and realizing the awkwardness of the situation pretends that she actually feigned to lose consciousness. यहाँ पे जब रोजलिंड खून से सना हुआ रुमाल देखती है तो वो बेहोश हो जाती है, और जब वो थोड़ा सा होश में आती है और जब उसको ये पता लगता है कि मैं तो एक लड़का हूँ और एक लड़का कैसे बेहोश हो सकता है छोटी सी चीज़ पे या खून देख करके, तो उसने फिर प्रिटेंड किया, नाटक किया कि मैं तो जानबूझ के बेहोश हुई थी, मैं असल में बेहोश नहीं हुई थी, ताकि कोई उसको शक ना करे भी ये वास्तव में लड़का ही है क्या, क्योंकि लड़के से उम्मीद नहीं होती कि वो खून देख के बेहोश हो जाए। तो उसको भी यही लगा भी ये मैंने क्या किया, मानना जाता है सर। बाकी कई लड़के हो भी जाते हैं बेहोश, ऐसी क्या बात है, लड़कियों से भी गए बीते होते हैं कई। शी इज टेकन टू हर कॉटेज विद सिलिया एंड ओलिवर सपोर्ट। तो फिर उसको कॉटेज में ले जाया जाता है सिलिया और ओलिवर की सपोर्ट के साथ। तो ये सारी कहानी ओलिवर ने बताई उसको। द बेसिक गुडनेस ऑफ ओरलैंडो इन सेविंग हिज वाइल्ड ब्रदर इज रीइंफोर्स्ड। तो यहाँ पे हमें ओरलैंडो की एक अच्छाई का पता लगता है कि भले वो उसका भाई उसके साथ कैसे बर्ताव किया, ओरलैंडो ने फिर भी अपने वाइल्ड ब्रदर की हेल्प की। वाइल्ड यानी नीच, घटिया आदमी।
Rosalind's fainting is the occasion of comic and touching irony and an indication that under the true pressure her disguise begins to crack. तो रोजालिंड की जो फेंटिंग थी वो एक थोड़ा सा एक कॉमिक ओकेजन था वो, और आयरनी भी थी उसमें, और ये इंडिकेशन भी था कि अगर प्रेशर आए तो वो अपने डिस्गाइज को छुपा नहीं सकती है। प्रेशर वाली स्थिति में वो अपना डिस्गाइज है, अपना जो भेस बदलने वाला जो है उसका ट्रिक जो है वो शायद क्रैक होनी शुरुआत हो जाती है। क्रैक होने का मतलब वो टूटने लगती है, कमज़ोर होने लगती है उसकी जो नाटक है, एक्टिंग है वो। दिस इज़ द ह्यूमनाइजेशन ऑफ रोजालिंड्स कैरेक्टर। तो ये रोजालिंड के कैरेक्टर का ह्यूमनाइजेशन है क्या कि उसका जो बेसिक जो नेचर है वो सामने आ जाता है। द सीन एम्फेसाइजेस हर ग्रेट फेमिनिटी। इस सीन से हमें उसकी फेमिनिटी का पता लगता है, फेमिनिटी पे जोर पड़ता है। फेमिनिटी का मतलब उसके नारी के जो गुण है वो बाहर आते हैं। इट ऑल्सो स्पीक्स ऑफ एज वन डीपली इन लव। और इस सीन से हमें ये भी पता लगता है कि वो कितना प्यार करती है, किससे? क्योंकि उसका खून देख के उसको बेहोश हो जाती है। क्या हुआ? बाबू। स्लाइट हेजिटेशन ऑन ऑरलैंडोज पार्ट टू सेव हिज इविल ब्रदर ह्यूमनाइजेज हिम। तो जो थोड़ी सी भी हेजिटेशन है ऑरलैंडो के पार्ट से अपने भाई के प्रति जो भी है उसको ह्यूमनाइज कर देती है। चलो आगे पढ़ते हैं। एक्ट 5 सीन 1। द सीन इज सेट इन द फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डन एंड टचस्टोन एंड ऑड्रे मेक देयर अपीयरेंस ऑन स्टेज। अब फिर से टचस्टोन एंड ऑड्रे आ जाते हैं सीन पे। इनका भी अफेयर चल रहा है अपना अलग से। टचस्टोन रीअश्योर्स ऑड्रे दैट दे विल बी मैरिड। तो टचस्टोन ऑड्रे को फिर से आश्वस्त करता है कि वो जल्दी शादी कर लेंगे। पहले वाले सीन में शादी होते रहेगी थी। क्यों होते रहेगी थी? जो प्रीस्ट था वो थोड़ा डंका नहीं लगा था उनको, जो करवाने आया था शादी। ऑड्रे प्रेजेस द प्रीस्ट सर ओलिवर डिस्पाइट जेकस मॉकरी ऑफ हिम। तो इस बार ऑड्रे उसी प्रीस्ट सर ओलिवर की तारीफ करती है, हालांकि पिछले सीन में जेकस ने उसका मजाक उड़ाया था। टचस्टोन मेक्स फन ऑफ सर ओलिवर एंड स्टेट्स दैट ए कंट्री लैड विलियम लेज क्लेम टू हर। टचस्टोन सर ओलिवर का भी मजाक उड़ाता है और एक बात और कहता है कि कोई एक गांव का लड़का है। कंट्री लैड गांव का लड़का, लैड और लास लड़का और लड़की के लिए प्रयुक्त होते हैं दो शब्द। विलियम एक लड़का है विलियम जो उस पर क्लेम करता है। यानी टचस्टोन को कैसे पता लगता है कि ऑड्रे का कहीं और अफेयर चल रहा है। किसके साथ है? गांव का लड़का विलियम। ऑड्रे डिनाइज दैट ही हैज एनी क्लेम अपॉन हर। ऑड्रे कहती कि नहीं, मेरे पर कोई क्लेम नहीं करता। क्लेम करने का मतलब दावा करना, शादी करने का या प्रेम करने का। When William enters, Touchstone welcomes him and expresses his pleasure to see a clown, but in his inimitable style makes a bold face and rebukes him. तभी वहाँ विलियम आता है, टचस्टोन उसका वेलकम भी करता है, लेकिन वेलकम करने के साथ साथ वो उसको अपने ही स्टाइल में उसको रिब्यूक भी करता है। रिब्यूक का मतलब उसको डांटता भी है, उसका धमकाता भी है। He threatens him to get out of Audrey's way or else he has 100 ways to do away with him. वो विलियम को थोड़ा धमकी दे के कहता है कि तुम ऑड्रे के रास्ते से हट जाओ, वरना उसके पास सैकड़ों तरीके हैं तुमसे छुटकारा पाने के। तो टचस्टोन्स टोन इन हिज हैंडलिंग विलियम इज कॉमिक एंड एक्सजरेटेड। तो टचस्टोन जिस तरीके से विलियम को हैंडल करता है वो थोड़ा एक कॉमिक सा तरीका है और एक्सजरेटेड भी है। एक्सजरेटेड का मतलब अतिशयोक्तिपूर्ण है, जरूर से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहते हैं बातें। हिज स्पीच इज मार्क्ड बाय कोर्टली विट थ्रू दो ही हैज़ फ्लैट द कोर्ट एंड रिब्यूक्स द मैनरिज्म ऑफ द कोर्ट। अब उसकी जो स्पीच है टचस्टोन की उसमें कोर्ट की विट झलकती है साफ साफ। उससे उसकी स्पीच से पता लग जाता है कि ये कोर्ट में रहने वाला आदमी है। हालांकि वो खुद कोर्ट को रिजेक्ट कर देता है, कोर्ट की भाषा को और कोर्ट के मैनर्स को वो पसंद नहीं करता है। वैसे ये उसकी एक डायलॉग है, ये अपने आगे करेंगे बाद में। एक्ट 5 सीन 2। Orlando and Oliver have made up for their earlier quarrel and Orlando is little surprised to find his brother fall in love with Celia so quickly and more surprised to find that she has also consented to it. अब यहाँ एक जोड़ी और बन गई है ऑरलैंडो के भाई ओलिवर की, किसके साथ? सीलिया के साथ। तो ऑरलैंडो और ओलिवर ने अपनी quarrel को मेडअप कर लिया है। मेडअप करने का मतलब सुधार लिया है अपनी लड़ाई को। और ऑरलैंडो इस बात से बड़ा सरप्राइज है कि उसके भाई को भी प्यार हो गया है और सीलिया से प्यार हो गया है और इतनी जल्दी प्यार हो गया है। और उसको और हैरानी इस बात की होती है कि सीलिया मान भी गई है। सीलिया ने कंसेंट भी दे दिया, अपना कंसेंट का मतलब सहमति दे दी है। ओलिवर रिक्वेस्ट हिम नॉट टू क्वेश्चन द हेस्टीनेस ऑफ द रिलेशनशिप। ओलिवर रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी रिलेशनशिप पे क्वेश्चन ना करे, भाई हमारा रिलेशनशिप अच्छी है। हालांकि हेस्टीनेस थी इसके अंदर, जल्दबाजी में हो गया, बड़ी जल्दी प्यार हो गया, इकरार हो गया, लेकिन कोई क्वेश्चन मत करो। बट टू जॉइन हिम इन हिज हैप्पीनेस, बल्कि वो कहता है कि तुम हमारी हैप्पीनेस को ज्वाइन करो। एंड प्रे दैट दे माइट बी मैरिड, और ये भी प्रार्थना करो कि वो शादी भी कर लें। ही ऑल्सो रिवील्स टू ऑरलैंडो हिज माइंड टू स्टे बैक इन द फॉरेस्ट एंड बेस्ट हिज शेयर ऑफ प्रॉपर्टी ऑल्सो अपॉन हिम। और वो ये भी उसको बताता है कि उसके माइंड में अब क्या है। वो कहता है कि अब हम जंगल में ही रहेंगे और मैं तुम्हारे प्रॉपर्टी का हिस्सा भी दूंगा।
Orlando is happy in his brother's happiness and asks him to get himself and Celia ready for the wedding. अब Orlando बड़ा खुश होता है कि उसका भाई खुश है तो वो भी खुश है, और उसको कहता है कि सीलिया के साथ शादी करने के लिए तुम तैयार हो जाओ. And he would invite the Duke Senior to the wedding. और wedding में वो किसको बुलाएंगे? उसको भी बुलाएंगे. Rosalind enters and in her repartee teases Orlando. अब रोजालिंड आती है और वो अपनी रिपार्टी में ओरलैंडो को टीज करती है. रिपार्टी होती है हाजिर जवाबी, जब कोई तुरंत जवाब देता है ना किसी चीज़ का. तो और रोजालिंड क्योंकि बड़ी विट्टी पर्सन थी तो उसके पास बातों की कमी नहीं थी, तो वो अपनी बातों से ओरलैंडो को छेड़ती है, थोड़ा टीज करती है. एंड वाइल पुलिंग हिज लेग जॉइंस ओरलैंडो इन हिज ओपिनियन दैट द लव बिटवीन सीलिया एंड ओलिवर केम ऑफ विद ग्रेट स्पीड एंड इक्वेट्स द सडननेस ऑफ इट विद द फाइटिंग ऑफ टू रैम्स एंड सीजर्स ब्रैग आई केम आई सो एंड आई कंकर्ड. तो इस पूरी लाइन में ये बताया है कि वो दोनों मजाक भी उड़ाते थोड़ा थोड़ा उनके प्यार का. किसके प्यार का? ओलिवर और सीलिया के प्यार का, कि इतनी जल्दी प्यार भी हो गया और बात शादी तक पहुंच गई, दोनों मान भी गए. वो तो कोई दो भेड़ों की लड़ाई के साथ उसकी तुलना करती है. टू रैम्स, रैम होता है भेड़, नर भेड़, और मादा भेड़ को क्या कहते हैं? यू, EWE, यू. हाँ. और सीजर का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है एक प्ले में, आई केम आई सा आई कॉन्कर्ड. तो उस डायलॉग को भी इस्तेमाल करती है कि तो वही बात हो गई जैसे सीजर ने बोला था, मैं आया, मैंने देखा और मैंने जीत भी लिया. तो वो वैसी सी बात थी ना, वो तुरंत एक दूसरे से मिले. लव एट फर्स्ट साइट वाला एग्जांपल है ना कई इसमें, तो इसको अपने उसी में ऐड कर सकते हैं. ओरलैंडो फील सैड टू लुक एट हिज पॉवर्टी ऑफ लव. ओरलैंडो अब दुखी होता है क्योंकि उसका प्यार अभी उससे मिला कहाँ है. उसको तो वो रोजालिंड मिली नहीं अभी. वो जिससे बात कर रहा है वो कौन है? गैनीमेड. उसने भी राज खोला नहीं अभी तक. तो ओरलैंडो सोच रहा है कि मैं कब तक इस लड़के से काम चलाऊंगा. लड़का बना हुआ ना वो तो उसी को रोजालिंड मानना पड़ रहा है उसको, क्योंकि गैनीमेड ने कहा था भी तेरी शर्त है मुझे रोजालिंड मान के प्यार करना है. अब वो सोच रहा है कि इस लड़के को मैं कब तक अपनी रोजालिंड मानूं. वाइल हिज ब्रदर विल बी मैरिड द नेक्स्ट डे. अब उसके भाई की तो अगले दिन शादी हो रही है और उसकी रोजालिंड का कोई अता पता नहीं है. ही विल बी bereft ऑफ हिज लेडीज लव. वो अपनी लेडी के लव से वंचित रहेगा. ओ हाउ बिटर ए थिंग इज टू लुक इनटू हैप्पीनेस टू अनदर मैन्स आई. तो वो एक बात कहता है कि दूसरे व्यक्ति की आंखों से खुशी देखना कितना बुरा लगता है. Rosalind comes to Orlando's consolation and says that it is the time they should take her seriously and that she is possessed with some magical powers. अब रोजालिंड देखती है कि ओरलैंडो बड़ा उदास हो रहा है तो वो उसको कंसोलेशन के लिए आगे आती है और वो कहती है कि अब समय आ गया कि हम थोड़े सीरियस हो जाएं. और वो कहती है कि मेरे पास कुछ मैजिकल पावर्स भी हैं, मेरे पास जादुई शक्तियाँ, मैं रोजालिंड को ले आऊँगी. वो है ही तो खुद ही वो. She assures him that as his brother marries Celia, he would marry Rosalind. और वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, जिस दिन तुम्हारे भाई की शादी होगी सीलिया से, उसी दिन तुम्हारी भी शादी होगी रोजालिंड से. In the meanwhile, Phoebe enters with Silvius and expresses her displeasure to Rosalind for having revealed the contents of the letter. तभी फीबी आ जाती है सिल्वियस के साथ और वो रोजालिंड के प्रति नाराजगी व्यक्त करती है, डिस्प्लेजर व्यक्त करती है. किस बात के लिए? कि उसने जो लेटर लिखा था रोजालिंड को, उसकी कंटेंट उसने सिल्वियस को क्यों बता दी. क्योंकि जब सिल्वियस लेटर लेके आता है ना फीबी का रोजालिंड के लिए यानी गैनीमेड के लिए, तो वो जोर जोर से पढ़ती है, सारा कुछ सुना देती है कि क्या क्या लिखा है. वो अपने सीन आगे करेंगे एक्सप्लेनेशंस में किस तरह से वो साथ में हंसी मजाक भी करते हैं. सिल्वियस कुछ ही सोचता है क्या लिखा होगा, लिखा कुछ और ही होता है. वो सारा लेटर बोल बोल के पढ़ती है कि अच्छा अच्छा ये लिखा है, ये लिखा है. सिल्वियस को भी सुनाती है. वो सिल्वियस को गुस्सा भी आता है, मेरी प्रेमिका किसी और के प्रति प्रेम का इजहार इस तरह से कर रही है. तो ये बात जब उसको पता लगती है ना फीबी को कि भाई वो तो एक सीक्रेट चीज़ होती है लेटर, तो तुमने उसको क्यों बता दिया सारी चीज़ में क्या लिखी थी. एंड बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ अनदर चेस्टाइजमेंट एट हर हैंड्स. तो रोजालिंड जो है वो एक आलोचना का शिकार होती है वहाँ पे. चेस्टाइजमेंट का मतलब आलोचना का शिकार होना. आफ्टर टेकिंग एन एंडोर्समेंट फ्रॉम एवरीवन एज टू हु लव्स होम, रोजालिंड प्रोमिसेस दैट शी वुड टाई द लूज एंड्स द नेक्स्ट डे. अब रोजालिंड सभी से सहमति ले लेती है, कौन किससे प्यार करता है, सभी को मतलब सेट कर देती है, जोड़ियाँ बना देती है और वो कहती है कि अगले दिन हम सभी को टाई कर देंगे यानी बांध देंगे यानी शादी कर देंगे. शी वुड ले टू रेस्ट ऑल द प्रॉब्लम्स एंड डिस्कॉर्ड. उसका कहने का मतलब है कि वो सारी समस्याओं का हल कर देगी. दो समस्या है तो उसके हाथ में ही है ना, एक तो फीबी वाला, एक ओरलैंडो वाला, तो उसके साथ ही है. ऑफ द मैनी लव एट फर्स्ट साइट्स द लव ऑफ ओलिवर एंड सीलिया इज द फाइनल एग्जांपल ऑफ द प्ले. तो इस प्ले में हमें बहुत सारे ऐसे एग्जांपल देखने को मिलते हैं जिसमें लव एट फर्स्ट साइट होता है. उसके अंदर यहाँ इस सीन में हमें मिलता है ओलिवर और सीलिया का. द कंक्लूजन ऑफ द सीन लाइक द बिगिनिंग कंटेन्स हाईली आर्टिफिशियल डिक्शन एंड ऑर्नेट डिलीवरी. तो इसका जो कंक्लूजन है इस सीन का वो बड़ा ही आर्टिफिशियल डिक्शन है. उसकी डिक्शन का मतलब जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं वो लैंग्वेज. ऑर्नेट है, ऑर्नेट का मतलब वर्ड्स जो हैं बहुत ही सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे यूज़ किए गए हैं, अलंकारिक वर्ड हैं. रोजालिंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीन बिगिंस टू टॉक इन सोबर मीनिंग्स एंड दिस सोबरिटी
प्रिपेयर अस फॉर द सोलमिनिटी ऑफ द लास्ट सीन। तो इस सीन से हमें ये पता लगता है कि जो आने वाला सीन है ना वो थोड़ा सीरियस होने वाला है, क्योंकि रोजालिंड ने संकेत दे दिए थे कि आने वाले सीन के अंदर सब कुछ सेट हो जाएगा। इन विच द लवर्स आर फाइनली यूनाइटेड। तो अगले आने वाले सीन में सारे लवर जो हैं वो यूनाइटेड हो जाएंगे। ये छोटा सा सीन है, ये लास्ट पढ़ लेते हैं आज। एक्ट 5 सीन 3। टचस्टोन अनाउंसेस दैट ऑड्रे एंड ही विल बी मैरिड द नेक्स्ट डे। इस सीन में टचस्टोन और ऑड्रे शादी की सेटिंग कर रहे हैं, अगले दिन वो कहते हैं हम शादी कर लेंगे। एंड इट कम्स टू ऑड्रेज ग्रेट सेटिस्फैक्शन, और ऑड्रे को बड़ा संतोष मिलता है इससे। टू ऑफ द ड्यूक्स पेजेस एंटर एंड सिंग ए सॉन्ग। तभी वहाँ ड्यूक के 2 पेज आते हैं और वो गाना गाते हैं। पेज मतलब हाँ दूत टाइप कुछ कह सकते हो आप, जो उसके अटेंडेंट होते हैं ड्यूक के। इट वॉज ए लवर एंड हिज लास, ये गाने का नाम है। द सॉन्ग सूट्स द सिचुएशन, गाना सिचुएशन के हिसाब से ही होता है। इट इज़ फॉलोड बाय सम पनिंग बिटवीन टचस्टोन एंड द पेजेस। और इसके बाद टचस्टोन और उनके पेजेस के बीच में बात होती है, वो बात बड़ी पनिंग होती है, डबल मीनिंग वाले, अलग अलग मतलब निकलते हैं, जो चाहे आप ले सकते हो। सो टचस्टोन एंड ऑड्रे कंटिन्यू द मैरिज थीम फॉर लास्ट बट वन टाइम। तो टचस्टोन और ऑड्रे की जो मैरिज थीम है वो जारी रहती है, लास्ट टाइम होती है बस ये। द सॉन्ग प्रेजेंटेड बाय द ड्यूक्स पेजेस इज वन ऑफ शेक्सपियर्स मोस्ट वेल नोन सॉन्ग ऑन लव इन स्प्रिंग टाइम। तो ये बड़ा ही फेमस सॉन्ग है, ये अपने आगे करेंगे डिटेल में। द रोमांटिक टोन वंस अगेन डज नॉट रिमेन अनअलॉयड एज द सॉन्ग इज सक्सीडेड बाय टचस्टोन्स क्रिटिसिज्म ऑफ इट। सॉन्ग हालांकि बहुत अच्छा होता है, रोमांटिक होता है, लेकिन बाद में जब गाना खत्म हो जाता है टचस्टोन इसकी आलोचना करता है।